हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कि आखिर पार्टनरशिप के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और कोई पर्सन पार्टनरशिप में है या नहीं, वो पार्टनर है या नहीं, कैसे पता करेंगे। इस बारे में आज का वीडियो सेशन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो हमने अपने पहले के वीडियो में बता रखा है, जहां हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं 4 एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहला एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होती है दो और दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, जो कि डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ मिलकर एक बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा उसको इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? एक रिलेशनशिप है जो कि कैसे बनता है, एक एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। और एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, इस पार्टनरशिप वाले लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए मस्ट है, नेसेसरी है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एक एग्रीमेंट ही एक फाउंडेशन होता है पार्टनरशिप का। और ये जो एग्रीमेंट है ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप ये जो एग्रीमेंट है रिटर्न में है तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। ओरल भी हो सकता है बट अच्छा यही होता है, मैक्सिमम केसेस में रिटर्न ही होता है, क्योंकि रिटर्न से मतलब बात के लिए आसानी हो जाती है रिटर्न में। पार्टनरशिप डज नॉट अराइजेस फ्रॉम स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस मतलब कि आप मान लीजिए आप एक फैमिली है, फैमिली में 4 लोग हैं, A, B, C एंड D। इसमें क्या है, जो D है वो फादर है और C है वो उनका सन है। जो D पर्सन थे वो एक पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर वर्क कर रहे थे और D की डेथ हो जाती है, यानी कि फादर की डेथ हो जाती है। तो क्या अब इनकी जगह इनका बेटा यानी कि C जगह ले सकता है? तो इसमें क्या बात है, अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप का पहला एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट। तो जो C है वो केवल और केवल जब तक एक एग्रीमेंट के थ्रू उस पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो जाता, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका जो शेयर था ना, किसमें? प्रॉफिट में। जो प्रॉफिट में उनका शेयर था सिर्फ वही क्लेम कर सकता है, बाकी एज अ पार्टनर वर्क नहीं कर सकता अनलेस वो एक एग्रीमेंट के थ्रू अपने आप को कम इन ना कर ले उस फर्म में। ठीक है ना। तो अभी क्या हमने देखा कि पार्टनरशिप का पहला एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से ही कोई पर्सन एक पार्टनरशिप में आ सकता है। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस। बिजनेस एक बहुत ही वाइड टर्म है, उसमें सब कुछ आता है, कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन। बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम इस समय पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस में सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जिसमें हमारा इंटेंशन प्रॉफिट को अर्न करना हो। हम पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस उन्हीं को कंसिडर करेंगे और बेसिकली बिजनेस वही होता है जहां पे हमारा क्लियर कट इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। यानी अगर कोई पर्सन एक वर्क कर रहा है जो कि चैरिटेबल नेचर का है, सामाजिक कार्य कोई कर रहा है बिना इंटेंशन के कि उसको कोई प्रॉफिट हो, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है कि वो एक बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कैसा? विद अ मोटिव टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एक बिजनेस, अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस जो चल रहा है वो इस इंटेंशन के साथ करने चाहिए कि एक प्रॉफिट हमें गेन हो। ठीक है ना। तो कोई भी पार्टनरशिप या कोई बिजनेस ऐसा नहीं होगा जहां पे पार्टनरशिप हो और वहां पे बिजनेस में किसी भी तरह की अर्निंग ना हो रही हो। ठीक है, किसी तरह का प्रॉफिट नहीं हो रहा हो। ठीक है ना। तो अब इसमें थर्ड एलिमेंट इंपॉर्टेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एग्रीमेंट इस बात का साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट होगा उस पार्टनरशिप फिल्म का जो वर्क है, जो बिजनेस है, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा इक्वली शेयर होगा सारे पार्टनर्स में। और ये एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, चाहे ओरल
और चाहे रिटर्न। अब अगर मान लो कि एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ लॉसेस का भी लिखा हुआ है, तो वो जो प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए वो ऐसे रेशियो में होना चाहिए कि प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉसेस कम। देखो सिंपल भाषा में समझो कि कोई पार्टनरशिप ऐसी नहीं हो सकती जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात ही ना हो। पहला तो बिजनेस होना चाहिए उस मोटिव के साथ कि हमें प्रॉफिट गेन हो। तीसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। दो बातें होती है, एक प्रॉफिट और एक लॉस। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लॉस नहीं। एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में मेंशन होना चाहिए। पार्टनरशिप आपस में जो भी प्रॉफिट है उनको शेयर करने चाहिए। अगर उस एग्रीमेंट में लॉसेस के बारे में भी बता रखा है तो प्रॉफिट और लॉसेस का रेशियो है ना ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट ज्यादा शेयर होना चाहिए, लॉसेस कम, या फिर इक्वली। ये नहीं हो सकता कि लॉसेस ज्यादा शेयर हो रहे हैं प्रॉफिट कम। सिंपल ये समझने वाली बात है कि प्रॉफिट या तो इक्वल हो लॉस के या फिर ज्यादा हो। लॉस कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता प्रॉफिट से। अगर ऐसा है तो वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रही है सही से और वो पार्टनरशिप नहीं आ रहा है। A person can claim himself to be the partner in a business only when he has a right to a share in the profit. सिंपल बात है कि एक पर्सन अपने आप को तभी एज अ पार्टनर क्लेम कर सकता है एक बिजनेस में जब उसके पास प्रॉफिट को शेयर करने का राइट हो। राइट कैसे मिलता है? थ्रू एग्रीमेंट, नॉट थ्रू स्टेटस। स्टेटस से नहीं बनता है, किससे बनता है? एग्रीमेंट से। शेयरिंग ऑफ लॉस is not necessary to constitute a partnership. It is not essential that the partners should agree to share the losses. It is open to one or more partners to agree to bear all the losses of the business. अभी हमने डिस्कस किया कि एसेंशियल क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट लॉसेस। हालांकि पार्टनर्स जो हैं वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं कि कौन कितना बियर करेगा लॉसेस को, ठीक है ना। Moreover, the manner in which the profit losses are to be shared should be expressly stated in the partnership deed. ठीक है, Let's suppose कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर होगा और कितना लॉस शेयर होगा। उस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एज्यूम कर लेगा, यानी कि वहां पे ये माना जाएगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट शेयर हो रहे हैं। जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस आपको बियर करना है, उतना ही शेयरमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। चौथा एसेंशियल पॉइंट है आपका म्यूचुअल एजेंसी। डिफिनेशन में जब हमने बात की थी तो वहां पे एक पॉइंट लिख के आता है सबसे लास्ट में, अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो एक्टिंग फॉर ऑल है ना, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या? एजेंसी का पहले हमको समझना पड़ेगा एजेंसी क्या होती है। एजेंसी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ में काम करता है। लेट्स सपोज कि ए और बी दो पर्सन है, बी मास्टर है और ए उसका एजेंट है। तो बी कुछ नहीं कर रहा है, बी बस बैठा हुआ है और उसने ए से कहा जो उसका एजेंट है कि जाओ तुम मेरे बिहाफ में मेरा काम करो। तो वो जो ए पर्सन है जो बी के बिहाफ में काम कर रहा है वो कौन हो गया? एजेंट। और जो रिलेशनशिप है इन दोनों बी और ए में, इसको क्या कहते हैं? एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब ए बी और सी तीन पर्सन है। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो ए पर्सन काम कर रहा है तो यहाँ पे वो ए हो जाएगा एजेंट और बी और सी हो जाएंगे प्रिंसिपल। वहां पे उस कंडीशन में ए पर्सन बी और सी दोनों के लिए काम कर रहा है। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि जहां पे ए बी सी फिर तीन पर्सन है और बी सबके लिए काम कर रहा है, यानी कि ए और सी दोनों के लिए काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में बी हो जाएगा आपका एजेंट और ए और सी आपके प्रिंसिपल। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है और एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है। और ये तीनों ही पर्सन यानी कि जितने पार्टनर होंगे वो सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है ना।
दस एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एंड अदर पार्टनर्स। ठीक है ना, सिंपल हमने कहा। और ही कैन बाइंड बाय हिज एक्ट द अदर पर्सन एंड कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पर्सन। सिंपल बात है। एजेंसी हमने बताया कि एजेंट कौन होता है, जो म्यूचुअल एजेंसी में हमने क्या बात की कि ए बी और सी तीन पर्सन है और वो तीनों ही आपस में एक दूसरे के वर्क के लिए लायबल होंगे। इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यही हमारा था चौथा एलिमेंट। तो ये थे वो चार एसेंशियल एलिमेंट्स। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कैसे पता करेंगे कि एक पर्सन पार्टनर है या नहीं। देखो सिंपल बात होती है नॉर्मली कि हम एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप बनके एक पार्टनर आता है पार्टनरशिप में। तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू आ ही गया तो काहे का टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता। रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता बताना कि क्या वो सच में पार्टनर है। वहाँ पे हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। इट आल्सो हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द पार्टनर ऑफ अ फर्म एंड सेपरेट देम फ्रॉम द थर्ड पार्टी। वही कि मतलब कोई पार्टनर है या नहीं है। The idea behind such a true test is to examine the relevant facts and determine the real relation between the parties and conclude about the presence of a partnership। वही बात है कि आखिर जो दो पर्सन अपने आप को क्लेम कर रहा है, एक पर्सन अपने आप को क्लेम कर रहा है एज अ पार्टनर, तो क्या सच में पार्टनर है। इसी चीज को बताने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। और इस टेस्ट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी। तीनों को हमने डिस्कस कर रखा है। फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे ट्रू टेस्ट है। फॉर देयर टू बी पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन टू। द पार्टनरशिप कैन नॉट अराइज बाय फैमिली स्टेटस और बाय एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ। देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप का क्रिएशन ही होता है एग्रीमेंट से। विदाउट एग्रीमेंट देयर इज नो पार्टनरशिप एट ऑल। ठीक है ना। अगर आपको एज अ पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन होना है तो जरूरी है कि आप थ्रू एग्रीमेंट एंटर करें, चाहे ओरली चाहे रिटर्न में। ठीक है ना। फैमिली स्टेटस के थ्रू आप एंटर नहीं हो सकते। जैसे हमने बात की थी ए बी सी एंड डी एक फैमिली है, डी फादर है, सी सन है, डी की डेथ हो गई जो कि एक पार्टनर था एक पार्टनरशिप फर्म में। तो अब सी केवल और केवल जो उनके डैड को प्रॉफिट मिलता था, जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग था उस फिल्म में, जिस बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट को ही क्लेम कर सकते हैं जब तक वो एक एग्रीमेंट के थ्रू उस पार्टनरशिप फिल्म में एज अ पार्टनर कम इन नहीं कर लेते। ठीक है ना। जब तक वो एक एग्रीमेंट के थ्रू अपने डैड का प्लेस नहीं ले लेते तब तक वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट का जो उनका शेयर है उसी को क्लेम कर सकते हैं बस। बाकी वो उनका स्टैंड नहीं ले सकते विदाउट एग्रीमेंट। ठीक है। तो वही बात की गई। सो इफ अ फैमिली मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू में फैमिली होती है ना ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में किसी को नहीं पता कि किसका कितना शेयर है, बट सबका शेयर है। एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली में सबका शेयर होता है बट डिसाइड नहीं होता, डिटरमाइन नहीं होता है कि किसका कितना है। ठीक है ना। और एक फैमिली जो है एक फैमिली बिजनेस रन कर रही है तो उसमें सारे मेंबर पार्टनरशिप नहीं होते। ठीक है ना। क्योंकि उन सबके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है ना। तो एक मेंबर जो है द मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर बोर्न इनटू द HUF सो दे कैन नॉट बी पार्टनर। मान लो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिनका एक फैमिली बिजनेस है, तो उसमें स्टार्टिंग में 4 लोग हैं, चारों ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है कि दैट दे वर्क एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक की डेथ हो गई और उन्हीं के घर में उसी फैमिली में एक पर्सन और जन्म लेता है। जब वो बड़ा होता है तो वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि वो भी पार्टनर है। ठीक है ना। वो भी पार्टनर है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसी फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पे वो फैमिली बिजनेस चल रहा है। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक आप एज अ पार्टनर एंटर नहीं कर सकते। दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग। बड़े अच्छे से हमने पढ़ा है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि एक अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कर रहे हो आप प्रॉफिट,
तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग से आप पार्टनर नहीं कहलाते। प्रॉफिट शेयरिंग एक एविडेंशियरी वैल्यू रखता है कि हाँ आप पार्टनरशिप हो, लेकिन सोल पर्पस, सोल टेस्ट ये नहीं है कि अच्छा एक फिल्म में आप एक प्रॉफिट शेयर हो रहा है, कुछ बिजनेस से आपका प्रॉफिट मिल रहा है, तो सिर्फ प्रॉफिट मिलने से आप पार्टनरशिप पार्टनर नहीं हो जाते। ठीक है ना, आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है, अभी हम आगे एक एक करके देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, द एक्ट डज नॉट कंसिडर प्रॉफिट शेयरिंग एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग से पार्टनरशिप डिसाइड नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है मगर फिर भी हम पार्टनरशिप या पार्टनर्स नहीं कहलाते। वो केसेस कौन से हैं, चलिए एक एक करके उनको हम देखते हैं। पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ग्रॉस रेसिप्ट from a property that two or more person own together or have a joint interest in is not a partnership। एक एग्जांपल लेते हैं, x और y दो पर्सन हैं, दोनों ने अपना अपना कैपिटल लगा के एक जमीन खरीदी, फिर से कैपिटल लगाया, उस जमीन में एक बड़ी सी बिल्डिंग को खड़ा कर दिया और उस बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया 1 लाख पर एनम पे। एक्स और वाई दोनों ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीदी, जमीन खरीदी, जमीन को कन्वर्ट किया अच्छी सी बिल्डिंग में जिसको उन्होंने रेंट पे दे दिया। 1 लाख रुपए सालाना किराया मिलता है। अब वो 1 लाख एक्स और वाई दोनों आपस में 50-50 करके बांट लेते हैं, तो क्या दोनों पार्टनर हो गए? भाई प्रॉफिट शेयर हो रहा है ना, प्रॉफिट शेयर हो रहा है, पर क्या ये दोनों पार्टनर हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। एक्स और वाई दोनों अपने एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कैपिटल लगा दिया और क्योंकि उनको प्रॉफिट शेयर हो रहा है इस बेसिस पे ही उनको पार्टनर नहीं बना जा सकता। ठीक है ना, वो पार्टनर नहीं है। और देखते हैं, अ शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू एन एजेंट और सर्वेंट डज नॉट मेक हिम पार्टनर। एक बिजनेस है और आप चाहते हैं कि उसका और अच्छे से प्रमोशन हो और आपकी सेल बढ़े, तो आपने एक पर्सन को अपॉइंट किया एज एन एजेंट कि जाओ भाई आप हमारे लिए काम करो और हमारे सेल्स को और बढ़ाओ। इसके लिए थोड़ा सा आप उसको लालच देते हो। मान लो एक कंपनी है, उसने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हो कि जितना प्रॉफिट आप हमारा करवाओगे उसका 5% आपको मिलेगा। अब आपने 5% प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे, तो क्या वो जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो पार्टनर बन गए? नहीं, वो रहेंगे तो आपके एम्प्लॉय भाई आप सिर्फ इंकरेजमेंट दे रहे हो, ठीक है ना, कि वो और अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है ना। If a share of the profit is given to a widow or child of a deceased partner does not make them partner। अभी हमने बात की थी कि A, B, C और D है ना, एक फैमिली है, D फादर डेथ हो जाती है, तो C जो है वो सिर्फ क्लेम कर सकता है किसको? अपने शेयर को, जो आपका प्रॉफिट है उसको शेयर कर सकता है, इसको क्लेम कर सकता है। और या फिर जो विडो है वो D पर्सन की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को, जो उनका प्रॉफिट का शेयर है उसको क्लेम कर सकती है, बट उनकी स्टैंड नहीं ले सकती क्योंकि उनको प्रॉफिट तो मिल रहा है। तो क्या वो पार्टनर बन गए? नहीं बने। क्यों नहीं बने भाई? एग्रीमेंट कहाँ है? कहाँ है एग्रीमेंट? ठीक है ना। चौथा क्या है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स शेयर्ड विद द प्रीवियस ओनर एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। फोर्थ पॉइंट का मतलब ये कि आपने चलाया बिजनेस को, आप एक जो पहले से बिजनेस चल रहा है आपने उसी बिजनेस को खरीद लिया, ठीक है ना, खरीद लिया, और आप अब क्या कर रहे हो, जो ओनर है ना, प्रीवियस ओनर जिसका बिजनेस आपने खरीदा है, उसको कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आप शेयर करते हो। तो उस पार्ट को शेयर करने से, प्रॉफिट को शेयर करने से वो आपका जो प्रीवियस ओनर है वो पार्टनर नहीं बन जाता। ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है ना। थर्ड, एक टेस्ट और बचता है म्यूचुअल एजेंसी का। अगर हम बात करें म्यूचुअल एजेंसी की, तो दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप। इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी की बात इसलिए आती है कि क्या आप जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के वर्क के लिए लायबल हैं या नहीं। अगर आपको जानना है कि 4 पर्सन जो अपने को पार्टनर कह रहे हैं और एक कलेक्टिव बिजनेस चला रहे हैं, वो पार्टनर है या नहीं, इस चीज़ को जानने का सबसे जो ट्रू टेस्ट है ना वो यही है कि ये पता कर लो कि भाई ए के वर्क के लिए बी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, बी के वर्क के लिए ए और सी दोनों रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि म्यूचुअल एजेंसी में
हर एक पार्टनर अपना एजेंट और प्रिंसिपल दोनों ही होते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है, अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो हाँ, देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन देम। अगर नहीं है तो समझ लो कि भाई वहां पे क्या है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब कुछ हम केसेस देखते हैं, कुछ सिचुएशंस देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है और म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है मगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो क्या उस केस में पार्टनरशिप है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है भाई, मगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, यानी कि एक दूसरे के वर्क के लिए कोई बाइंड नहीं है, तो क्या यहाँ पे पार्टनरशिप है? नहीं है। दूसरा केस लेते हैं, एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, क्या यहाँ पे पार्टनरशिप है? नहीं है। तीसरा केस लेते हैं कि हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी है। अब हमने तो एलिमेंट्स पढ़े हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, एग्रीमेंट, ये इनकी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि कार्डिनल टेस्ट, ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। तो यस, इस केस में पार्टनरशिप है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है। एक दूसरे के लिए वर्क के लिए दूसरा पर्सन बाउंड है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, कोई बात नहीं, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड कि यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। सो ये थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।